आज जो है हमारी क्लास हिंदी में वर्णमाला की क्लास है, जो कि बेसिक क्लास है। यहाँ से अगर वर्णमाला हमारा तैयार होगा तो हम संधि भी अच्छे से कर पाएंगे, उपसर्ग भी कर पाएंगे, और उसके बाद इसी पे डिपेंड एक चैप्टर है जो समास भी है। यानी कि इस एक चैप्टर को पढ़ने के बाद कई सारे चैप्टरों का लाभ हमें होने वाला है, और हिंदी को सीखने के लिए वर्णमाला सीखना बहुत ही आवश्यक है। वर्णमाला में क्या है, जो हम बोल रहे हैं, यानी जो हमारे द्वारा बोला जा रहा है वो क्या है, एक ध्वनि है। और किसी भी भाषा में हम ध्वनि को बोलते हैं, या चाइनीज हो या अंग्रेजी हो, हर एक भाषा को बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि। और ध्वनि को चिन्हों में जो व्यक्त किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि को चिन्हों में जो व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और लिपि को क्या किया जाता है, लिपि कई प्रकार की होती हैं। जैसे हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, देवनागरी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णमाला को जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसी लिपि चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों को ही हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, वर्ण कहेंगे। लिपि चिन्हों को क्या कहेंगे, वर्ण। और वर्ण जो होता है यानी लिखने के सार्थक चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं, और बोलने को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बोलने को क्या कहते हैं, ध्वनि। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है बोलने के आधार पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलने के आधार पर, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि। और लिखने के आधार पर क्या होगी, वर्ण होगी। लिखने के आधार पर वर्ण। अब वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, वर्ण को हम स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता ना हो, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। जैसे इसको बोलने के लिए हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, ये क्या कहलाएगा, ये जो है स्वर है। और स्वरों की संख्या बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर और कुल। अगर बोलने के आधार पर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, 10। बोलने के आधार पर 10, और लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर 11। और अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, संख्या पूछी जाए तो कितनी, 13। अगर हिंदी में पूछी जाए तो कितनी होती है, 11। संस्कृत में पूछी जाए तो कितनी होती है, 13। यानी जो अयोगवाह स्वर होते हैं, अयोगवाह स्वर वो क्या कहलाते हैं, अंग और आहा, ये क्या हो जाएंगे, ये भी स्वर में आएंगे। और अंग को क्या कहेंगे, अनुस्वार, और आहा को क्या कहेंगे, विसर्ग स्वर कहेंगे, है ना। तो ये हमारे जो है स्वरों की संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोलने के आधार पे वो कौन सा स्वर है जो बोलने के आधार पे, लिखने के आधार पे तो है स्वर में, लेकिन बोलने के आधार पे स्वर में नहीं गिना जाता है, तो वो है ऋषि। ऋषि को हम बोलने के आधार पर नहीं स्वर में काउंट करेंगे, क्योंकि जब इसको हम बोलते हैं तो इसमें रा और सा का उच्चारण होता है। रा और सा मतलब ये व्यंजन के हैं, ये स्वर के नहीं है। समझ में आया। तो वर्णमाला में हम पहले लिखेंगे, ये स्वरों को पूरा लिखेंगे, और इनके जो है मात्राएं को भी लिखेंगे, इनकी मात्राओं को भी लिखेंगे। तो हम पहले 11 स्वर लिख लेते हैं। अ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा।
इसको बॉक्स में बंद कर लो, इसको बॉक्स में बंद कर लो। अब काउंट करो तो ये कितने हो गए, ये हो गए 11। ये ऋषि जो है ये क्या है, ये जो स्वर में ये काउंट लिखने के आधार पे होगा लेकिन बोलने के आधार पर नहीं होगा। इनकी मात्राएं जब लिखोगे तो एक अ की एक मात्रा, इसकी दो मात्रा, ये छोटी की मात्रा हो गई, ये किसकी हो गई, छोटी की, और ये किसकी हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई। ये छोटा ऊ की मात्रा हो गई और ये बड़ा ऊ की मात्रा। ऋषि की क्या मात्रा होगी, नीचे किसी अक्षर के इस तरह का चिन्ह प्रयोग होगा, वो ऋषि की मात्रा हो गई। ए की कौन सी मात्रा होगी, एक ये हो गई, अ की मात्रा ये हो गई, ओ की मात्रा ये हो गई और औ की मात्रा ये हो गई। ठीक है, अंग की मात्रा ये हो गई और विसर्ग की मात्रा ये हो गई। ठीक है, अब इसमें जो है एक क्वेश्चन और ये बनता है कि लघु स्वर किसे कहते हैं या मूल स्वर किसे कहते हैं या एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। लघु स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक, तीनों एक ही चीज है, तीनों क्या है, एक ही चीज है और इनकी संख्या 4 बताई गई है। अ, ई, उ और ऋषि, ये 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4। ये हैं आपके लघु स्वर, इन्हें कह सकते हैं मूल स्वर कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। अब इसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इनका उपयोग छंद में भी बहुत होता है। अगर आपके ये क्लियर है, वर्ण क्लियर है और इनकी मात्राएं क्लियर है तो आपको छंद में बहुत फायदा मिलेगा। सुबह की क्लास में छंद पढ़े हो तो वहां पे काउंट करके देखा होगा कि कहां पे किन चीजों का उपयोग होता है। और इनकी संख्या कितनी है, कुल 7 है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और उसके बाद ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ऐसे ऋषि की जो ऋषि जो है, ऋषि तो इसमें हो गया, इस तरह से 7 हो गए, है ना। 7 जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद 2 स्वर हैं जो क्या है, वो क्या कहें, अयोगवाह स्वर कहलाएंगे। 2 स्वर जो अयोगवाह स्वर कहलाते हैं वो कौन कौन से हैं, जो संस्कृत से आए हुए हैं, अन और आहा। ये 2 स्वर क्या हैं, अयोगवाह हैं और ये कहां से आए हैं, संस्कृत से। एक स्वर है जो आगत स्वर कहलाता है, आगत स्वर, ये है आ और डॉक्टर वाला आ, उस पर क्या होगा, एक चंद्रमा होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, आगत स्वर। अब वर्णमाला में एक चीज और होती है जिसमें हम ये पढ़ते हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं। संयुक्त स्वर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, हाँ, संयुक्त स्वर इनको इसलिए कहा जाता है कि ये 2 स्वरों से मिलके बने होते हैं। जैसे जो संयुक्त स्वर होंगे वो कौन कौन से होंगे, ए, ये किससे मिलके बनेगा, अ और ई। अ किससे मिलके बनेगा, तो ये अ प्लस ए। इसी तरह ओ, तो क्या हो जाएगा, अ प्लस उ, और औ क्या हो जाएगा, ये अ प्लस ओ। तो ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके 4 संयुक्त स्वर कहलाएंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त स्वर के कि इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो इसमें से दे दिया जाएगा और उसके बाद से इन्हीं 4 में से कोई एक होगा। और इसमें इस आधार पर यह भी पूछा जाता है कि इनके बोलने के स्थान क्या हैं। बोलने के स्थान के आधार पर स्वर में ओ का उच्चारण कहां से होता है, तो ओ का उच्चारण देखो, आ का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से, ऊ का कहां से होगा, ओष्ठ से, तो कंठोष्ठ से हो जाएगा। इसी तरह अगर ए का उच्चारण कहां से होगा,
तो अ का उच्चारण कंठ से और ई का तालब से, तो कंठ तालब हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्वर में यहां से जो है ये क्वेश्चन संयुक्त स्वर के पूछे जाते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि उच्चारण के स्थान पे स्वर के भेद, या उच्चारण के स्थान पे स्वरों का जो है कहां से, मुख के किस भाग से स्वर को हम बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा वर्णमाला से, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बोलने के स्थान पर या उच्चारण के स्थान पे, उच्चारण के स्थान पर स्वर के भेद कंठ से, कंठ से कौन सी आवाजें आती हैं, अ और आ। ठीक, तालव्य, तालव्य से छोटी और बड़ी। हम ऊपर आते जाएंगे, जैसे जैसे जो है हम ऊपर आएंगे वैसे वैसे गले से हम आते चले जाएंगे। कंठ यानी गले से, गला यानी पहला अगर अक्षर आ आया है तो गले से यानी कंठ से निकला, उसके बाद फिर तालब, तो ई, उसके बाद क्या आता है, मूर्धा। तो मूर्धा से क्या होगा, ऋषि। मूर्धा से क्या होगा, ऋषि। ओष्ठ से, ओष्ठ से क्या हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, ये जो हो गए। उसके बाद कंठ प्लस तालब्य, कंठ और तालब्य, इससे उच्चारण किसका होगा, ए और ऐ। कंठ प्लस ओष्ठ, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ओ और औ, ओ और औ। ये जो है आपके कहां से, कंठोष्ठ से इसका उच्चारण होगा। नासिक से किसका उच्चारण होगा, अंक का। नासिक से किसका उच्चारण होगा, ये अंक का उच्चारण। अब जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पे स्वर, तो जीभ के आधार पे स्वर जीभ के कितने भाग होंगे, 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च जीभ के आधार पे। स्वर अग्रभाग, तो अग्रभाग से किसका उच्चारण होगा, जीभ के अग्रभाग में कौन कौन से आएंगे, ई, ए, ऐ। ठीक है, उसके बाद मध्य भाग से केवल अ, और पश्च भाग से बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये जीभ के आधार पे जो है स्वर के उच्चारण स्थान है, किस जीभ के किस भाग से किसका क्या उच्चारण होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जीभ के किस भाग से जो है आ का उच्चारण होता है, तो ये मध्य भाग से जीभ का आ का उच्चारण होता है। ठीक है, अब एक चीज ये याद रखना कि जो जितने भी स्वर हैं सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होंगे, अल्प प्राण। अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। इस तरह से जो स्वर है, स्वर से जुड़े हुए क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे आपके यहां, या तो जो है मुख के किस भाग से बोले जाएंगे, या ये पूछा जाएगा जीभ के किस भाग से, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, लिखने के आधार पर कितनी है, बोलने के आधार पर कितनी है, कुल कितने हैं, अयोगवाह स्वर कौन से हैं, आगत स्वर कौन से हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके स्वर से हैं। स्वर के बाद आता है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। हाँ, व्यंजन को लिख तो सकते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन बोलने के लिए हमें इसको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे अगर हम लिखना चाहें पहला व्यंजन तो क लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोलना चाहें तो इसे बोल नहीं पाएंगे, इसके लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो ये व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 39। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 39, जिसमें से अगर ऐसे पूछा जाए कुल संख्या कितनी होगी तो 39 होगी। अगर केवल संख्या पूछी जाए तो कितनी होंगी? 33। संख्या पूछी जाए 33। अगर स्पर्शी पूछी जाए तो कितनी? 25। स्पर्शी कितने हैं? 25। ठीक है, तो अब व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बाद पहले स्पर्शी पूरा लिख लेंगे। अब व्यंजन जो है लिख लो, और व्यंजन में पूरा पांचों लाइनें कचट तप वाली लाइन ये पूरा लिखना। क, च, ट, त और प। ठ, ड, ढ, अड़ा। थ, द, ध और ना। फ, ब, भ और मा। ये हैं, इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 है। ये जो पंचमाक्षर है इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, और ये क्या है? ये नासिक भी कहलाते हैं, नासिक के। और ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इन 25 को क्या कहा जाता है? ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन, इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और इनको देखो, ये स्पर्शी व्यंजन है, और इनका जो उसके बाद ये 25 हो गए, उसके बाद होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? हाँ, श, श है। उसके बाद अंतःस्थ है व्यंजन। अंतःस्थ है व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये भी है य, र, ल और व। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन हाँ, छ, त्र, ज्ञा और श्रय। ये संयुक्त व्यंजन जो है वो कहां से आए हैं? 2 व्यंजनों के जोड़ से आए हैं। छ किससे बना हुआ है? छ किसे? आधा क और ठीक खटकोण वाला। उसके बाद त्र किससे बना है? आधा त और र। ज्ञा किससे बना है? आधा ज और यहाँ हलंत लगाने का मतलब क्या होता? उसके बाद श्रय, ये किससे बना है? स और र से। ये 4 क्या हो गए? संयुक्त में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क के बाद कौन व्यंजन आता है तो हमेशा 6 बताएंगे, खा नहीं बताएंगे। ये क्वेश्चन भी ग्राम विकास अधिकारी 2015 में पूछा जा चुका है। त के बाद क्या कौन सा व्यंजन आएगा? त्रय आएगा। ज के बाद क्या आएगा? ज्ञा आएगा। और स के बाद क्या आएगा? श्रा आएगा।
तो इनको भी ध्यान देना कि ये क्वेश्चन एक दिन एसटी में भी पूछा गया था कि क के बाद कौन आता है, तो छ आता है। ठीक है, तो ये चार क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। हाँ, ये संयुक्त व्यंजन है। और दो उत्क्षिप्त व्यंजन है। ड के नीचे अगर नुक्ता लग गया और ढ के नीचे नुक्ता लग गया तो ये क्या कहलाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। कभी भी जो नुक्ता वाला ड होगा और ढ होगा, इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होगी। नुक्ता वाले ड और ढ से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। और ये आपके जो यह अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं, कौन से, यह और वह क्या कहलाएंगे, ये अर्ध स्वर कहलाएंगे। जैसे हम लिखें महिलाएं, महिलाएं दो तरीके से लिखा जा सकता ना, इस तरह से भी लिखा जाएगा और इस तरह से भी लिखा जाएगा महिलाएं। तो यानी एक ही जगह यह का भी प्रयोग, तो ये क्या है, हो गए अर्ध स्वर। कौवा, कौवा इस तरह से भी लिखा जाता है और कौवा इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक, तो ये यह और वह क्या हो जाएंगे, अर्ध स्वर हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका र जो होता है, र क्या होगा, र को हम कहेंगे लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं र को। और ल को क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन, क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन। ठीक, अब देखो काउंट करो व्यंजनों की संख्या को, कैसे काउंट करेंगे। अगर पूछा जाए कि कुल व्यंजन कितने हैं, तब हम 39 कहेंगे। अगर व्यंजन पूछा जाए तो 33, व्यंजन कितने हैं, 33। कैसे, स्पर्शी कितने हैं, 25, ऊष्म 4 और अंतःस्थ है 4। तो ये हो गए कुल 33। अगर इसमें संयुक्त और उत्क्षिप्त भी जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 39। संयुक्त 4 और 2 उत्क्षिप्त, तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। और 39 ये हो गए और 13 क्या हो गए, स्वर। तो कुल कितने हो गए वर्णमाला में, 52। 39 13 52। अब इनके बोलने के स्थान, तो बोलने के स्थान के आधार पे इनके देख लेंगे कौन कौन से हैं, कहां कहां से बोले जाते हैं। कंठ से, क वाली लाइन को हम कहां से बोलेंगे, कंठ से। इसको कहां से बोलेंगे, तालब्य से, तालब्य से बोलेंगे। और तालब्य से एक सा भी बोला जाता है, कौन सा, ना, हाँ, तालब्य से हम एक सा बोलते हैं, ये। ठीक, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा से कौन सा सा होता है, हाँ। उसके बाद ये जो होता है ये दंत, और दंत के बाद क्या, ओष्ठ। दंत से कौन सा आएगा, ये सा आएगा। दंत से क्या आएगा, सरौता वाला सा आएगा। ठीक, या सपेरा वाला सा आएगा। तो पता चल गया, कंठ, तालब्य, मूर्धा और दंत और ओष्ठ। और है कहां से बोला जाता, काकल्य ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, काकल्य ध्वनि है, हो गया, काकल्य से बोला जाता है। ठीक, और वह कहां से बोला जाएगा, वह कंठोष्ठ, कंठोष्ठ बोला जाएगा वह। अब अगर हम प्राणत्व के आधार पे देखें व्यंजन, तो प्राणत्व के आधार पे एक अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण कितने, स्वर, स्वर जितने होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। उसके बाद आपका जो है
पहला, तीसरा और पांचवा। तो स्वर हो गए 11 और ये हो गए 15। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अंतःस्थ है, अंतःस्थ है, ये कितने हो गए? ये हो गए 4। और उसके बाद अल्प प्राण में क्या आएगा? एक अनुनासिक आएगा, अंग, है ना, अनुस्वार, अनुस्वार यानी अंग। तो ये कितना हो गया? ये 1 हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 31। तो यानी अगर पूछा जाए कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो क्या बताओगे? 31। अब महाप्राण, महाप्राण तो प्रत्येक स्पर्शी का कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा। तो ये कितने हो जाएंगे? 10। फिर क्या? जितने भी आपके ऊष्मी हैं ये कितने हैं? 4। ठीक, और उसके बाद एक विसर्ग, एक क्या? विसर्ग। तो ये कितने हो जाएंगे? 15। तो महाप्राण कुल कितने हो जाएंगे अगर कह जाए तो? 15। अगर हम ये लेंगे, यहां उच्छिप्त वाला भी ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा? महाप्राणों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, 17। ठीक। अब अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो। अब घोषत्व के आधार पे घोष और सघोष। घोष कौन होते हैं? 3, 4, 5। हाँ, अघोष, अघोष जो होंगे वो पहला, दूसरा प्लस सा मतलब एक सा कटा रहेगा। हाँ, नहीं, हा कटता है, सा नहीं कटता है। तो अघोष और सघोष घोषत्व के आधार पे। तो अघोष कौन से होंगे? अघोष कौन से होंगे? पहला और घोषत्व के आधार पे पहला, दूसरा। और सघोष तीसरा, चौथा, हाँ, पहला और दूसरा, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और उसके बाद अघोष जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रत्येक वर्ण, ये जो वर्णमाला है स्पर्शी पहला और दूसरा, और सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये घोषत्व के आधार पे हो गए। अब